हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कंजर्वेशन लॉज को, उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज का जो लेक्चर है इसमें भी हम कंजर्वेशन लॉज डिस्कस करेंगे, पर ये अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ होंगे। कल भी मैंने आपको थोड़ा बहुत इसका हिंट दिया था कि ये ऐसे होंगे कि अगर ये पूरी तरह से जो अलाउड भी नहीं होते, यानी कि ये बैलेंस भी अगर नहीं होते तो भी रिएक्शन जो है वो अलाउड कर दी जाती है कई केसेस में। तो इसमें सबसे पहला आएगा आइसोस्पिन। आइसोस्पिन के बारे में हम थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी वैल्यू हम निकालते हैं m इक्वल्स टू 2i प्लस 1 से इसकी हम वैल्यू निकालते हैं, और फिर हम i की वैल्यू निकालते हैं। i की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, m माइनस 1/2 से। फिर इसका हम i3 कंपोनेंट निकालते हैं, जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, माइनस i2 i तक इसकी वैल्यू होती है। तीन, ये मैंने आपको कल भी बताया था, जिसमें फैमिलीज जो होती हैं, जैसे कि अगर मैं सिंगलेट फैमिली की बात करूं तो इसका आइसोस्पिन 0 होगा। सिंगलेट का मतलब जो उसकी मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। सिंगलेट का मतलब जो उसकी मल्टीप्लिसिटी है वो 1 हो गई। 1 हो जाएगी तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी सिंगलेट के केस में, क्योंकि m माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो उसका i3 कंपोनेंट भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं एटा और लैम्बडा और ईटा, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। फिर डबलेट की बात करें तो डबलेट का मतलब है m की वैल्यू 2। m की वैल्यू 2 हम डालेंगे तो आइसोस्पिन कितनी आ जाएगी इसकी, 2 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारे पास न्यूक्लियन यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इसका i3 कंपोनेंट माइनस i से लेके प्लस i यानी कि माइनस 1/2 और फिर प्लस 1/2। मैंने आपको कहा था जिसके पास जैसा चार्ज है उसके पास वो i3 कंपोनेंट पहुंच जाता है, यानी कि अगर प्रोटॉन का चार्ज प्लस है तो उसके पास आ जाएगा प्लस 1/2, न्यूट्रॉन के पास ऑटोमेटिकली कौन सा चला जाएगा, माइनस 1/2। इसके और एग्जाम्पल कौन होते हैं, केओन, के प्लस और के नॉट, ये भी इसका एग्जाम्पल होता है। ट्रिपलेट जिसका जो मल्टीप्लिसिटी नंबर है वो कितना होता है, 3। तो इसमें आइसोस्पिन कितना हो जाएगा इसका, 1 कंपोनेंट माइनस 1 0 1। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सिग्मा पार्टिकल्स, है ना, और ये हो जाएंगे पायोन्स, पाई प्लस माइनस 0 और सिग्मा प्लस माइनस 0। सिग्मा प्लस के पास जो आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट होगा वो होगा 1। सिग्मा माइनस के पास माइनस 1 वैल्यू होगी, सिग्मा नॉट के पास क्या वैल्यू होगी, 0। इसी तरह से पाई प्लस के पास होगा 1, पाई माइनस के पास होगा माइनस 1 और पाई नॉट के पास क्या वैल्यू होगी, 0 वैल्यू होगी। आइसोस्पिन जो है वो लेप्टॉन के लिए डिफाइन नहीं होती, क्योंकि लेप्टॉन जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। हमने ये बात की थी कि लेप्टॉन जो है वो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। इसके अलावा जो एंगुलर मोमेंटम है ना, जो एंगुलर मोमेंटम का जो लॉ है उसको ये फॉलो करते हैं। तो अगर मैं आइसोस्पिन की बात करूं तो आइसोस्पिन का कहां कहां कंजर्वेशन होता है, कहां नहीं होता। हमारे पास 3 तरह के, अगर मैं इंटरेक्शन की बात करूं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन। तो एक है I और एक है I3। तो I और I3 स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में दोनों कंजर्व होंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के अंदर ये दोनों कंजर्व होंगे, I और I3। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के अंदर I कंजर्व नहीं होगा, I3 कंजर्व होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के अंदर I कंजर्व नहीं होगा, I3 कंजर्व होगा। और वीक इंटरेक्शन के अंदर दोनों ही कंजर्व नहीं होंगे। ये आपको बुलेट पॉइंट्स बना बना के याद रखने पड़ेंगे चीजें, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये याद रखने पड़ेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, I और I3 स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में दोनों कंजर्व होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में I कंजर्व नहीं होगा, I3 कंजर्व होगा। और वीक में दोनों ही कंजर्व नहीं होंगे, ना तो I और ना ही I3। फिर आगे डिस्कस करें एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, इसमें सिग्मा नॉट है, सिग्मा नॉट का कंजर्वेशन हो रहा है किसमें, लैम्बडा में, और किसमें, गामा। गामा क्या है, फोटोन है। गामा कौन सा हो गया, फोटोन हो गया, ठीक है। और फोटोन जब भी जहां पर भी आएगा तो वो कौन सा हो गया, वो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो गया। अच्छा, अब ये जो सिग्मा है ये कौन सा स्ट्रेंज पार्टिकल है, क्योंकि हाइप्रॉन्स जो है उन्हीं के लिए जनरली डिफाइन होता है स्ट्रेंज नंबर। तो एक चीज ये याद रखना, जब भी स्ट्रेंज पार्टिकल्स का डिके हो रहा होगा तो वो वीक इंटरेक्शन का केस हो जाएगा। अब यहां पर दोनों को निकालो, एक बार I की वैल्यू निकालो और एक बार I3 की वैल्यू निकालो। तो सिग्मा नॉट का जो I आएगा, सिग्मा नॉट का I वो कितना आया था, 1 आया था। लैम्बडा का कितना आएगा I, 0 हम निकाल चुके हैं। और गामा का I भी कितना होगा, 0 होगा। तो यहां से ये कंजर्व नहीं हो रहा, डेल्टा I की वैल्यू 0 नहीं बन रही है। अगर I3 के लिए निकालते हो, सिग्मा नॉट का I3 कितना होगा, 0, लैम्बडा का भी 0 और गामा का भी कितना होगा, 0। तो I3 तो कंजर्व हो गया, पर I कंजर्व नहीं हो रहा है। और मैंने आपको यहां पर पहले ही बोल दिया कि यहां पर गामा आ रहा है, गामा आ रहा है मतलब फोटोन है, फोटोन का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का मतलब है कि उसके अंदर I जो है वो कंजर्व नहीं होगा, I3 कंजर्व हो जाएगा। तो यहां पर भी वही हमें देखने को मिल रहा है।
आई कंजर्व नहीं हो रहा है, I3 कंजर्व हो गया। तो ये कौन सा इंटरेक्शन हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो गया। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस तरह का इंटरेक्शन है, तो आपको ऐसे चेक करना पड़ता है, ठीक है। फिर जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है पाई माइनस प्लस पी, और ये है यहाँ पर लैम्बडा और एक केऑन। तो इसका आई चेक करो, तो पाई माइनस का जो आई होगा वो 1 ही होगा, पी का कितना होगा 1/2, है ना, पी का कितना होगा 1/2। इधर लैम्बडा के लिए आई की वैल्यू 0 और केऑन के लिए कितनी होगी 1/2, केऑन के लिए वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो यहां पर आई इनिशियल और आई फाइनल की वैल्यू निकालो, तो इनिशियल की वैल्यू क्या क्या बन सकती है 1/2 और 3/2। 1/2 कैसे बनाया, 1 माइनस 1/2 एक वैल्यू ये बन सकती है, और 1 प्लस 1/2 एक वैल्यू बन सकती है, तो एक बन सकता है 1/2 और 3/2। तो यहां पर आई इनिशियल की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक 1/2 और एक 3/2। इधर वैल्यू बन रही है 1/2, है ना। तो एक बार तो डेल्टा आई 0 हो जाएगा और एक बार डेल्टा आई की वैल्यू 0 नहीं होगी, यानी कि डेल्टा आई 0 हो रहा है। एक बार डेल्टा आई क्या आ रहा है 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये कंजर्व हो रहा है। फिर इसके I3 की वैल्यू निकाले तो पाई माइनस में I3 कितना आता है 1/1 आता है माइनस का, और जो प्रोटॉन है उसका जो I3 कंपोनेंट है वो कितना होता है 1/2। लैम्बडा का कितना होता है 0 और के नॉट का जो I3 है वो कितना होता है -1/2। तो यहां से कितना बन गया, ये बन गया -1/2, और यहां पर भी कितना हो गया -1/2। तो ये कंजर्व हो गया, और जब I और I3 दोनों कंजर्व हो जाए तो ये हो जाता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। यहां पर इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना कि आप जब इसका I कंजर्व करने को जाओगे तो आपको ये लगेगा यहां पर 1/2 है, यहां पर है कितना, यहां पर है, ये टोटल कर दोगे आप इसका 3/2, तो ये फिर कंजर्व नहीं होगा। कंजर्व नहीं होगा तो आप इसको यहां लिखोगे कि I3 कंजर्व हो रहा है, I कंजर्व नहीं हो रहा है, तो आप इसको EM इंटरेक्शन डालोगे, EM नहीं आएगा। करना कैसे है, यहां पर इनिशियल जब निकालोगे तो इनिशियल की वैल्यू कैसे निकालोगे, इनिशियल की वैल्यू आप निकालोगे 1 माइनस 1/2 से लेकर कहां तक 1 प्लस 1/2 तक इसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो एक वैल्यू बनेगी 1/2 और एक वैल्यू बनेगी 3/2। फिर IF माइनस आई करना है, IF माइनस आई करना है, ठीक है। यहां पहले नेट आई की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद इसमें से माइनस करोगे इसको, फिर वैल्यू निकलेगी। समझ गए बात? चलिए भाई आगे चलते हैं। फिर स्ट्रेंजनेस नंबर जनरली डिफाइन होगा किसके लिए, हाइप्रॉन्स के लिए। हाइप्रॉन्स किस में आते थे, हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मीजोन और एक होते हैं हमारे पास फिर कौन से, बेरन। बेरन में हमारे पास दो आ जाते हैं, एक आ जाते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियॉन्स, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन आता है, और एक आ जाता है हमारे पास हाइप्रॉन्स। हाइप्रॉन्स में हमारे पास कौन कौन हो जाते हैं, सिग्मा हो जाता है, ओमेगा हो जाएगा, है ना, फिर काई हो जाएगा ये, और लैम्बडा हो जाएगा। तो ये सारे कौन से हो जाते हैं, हाइप्रॉन्स, जिनको स्ट्रेंजनेस नंबर भी कहा जाता है, स्ट्रेंज नंबर भी कहा जाता है, स्ट्रेंज पार्टिकल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये एक तो हाइप्रॉन्स हो गए सारे जितने भी हो गए, केओन्स, केओन्स के लिए भी स्ट्रेंज नंबर जो है उसको डिफाइन किया जाता है, के प्लस के माइनस के नॉट, के प्लस और के नॉट, उसके लिए भी वैल्यू डिफाइन की जाती है स्ट्रेंज नंबर की, जो कि 1 होती है। तो यदि s इज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो वो स्ट्रेंज पार्टिकल होंगे सारे, है ना। तो ये जो केओन्स है और हाइप्रॉन्स है ये कौन से पार्टिकल होंगे, स्ट्रेंज पार्टिकल होंगे। और यदि s की वैल्यू 0 है तो फिर वो स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं होंगे, ठीक है। तो कई बार वर्ड लिखा होगा स्ट्रेंज पार्टिकल, तो स्ट्रेंज पार्टिकल का मतलब है जिनके लिए स्ट्रेंज नंबर की वैल्यू डिफाइन हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंज पार्टिकल कहते हैं। स्ट्रेंज पार्टिकल जो है स्ट्रेंज, वो हमेशा पेयर्स में प्रोड्यूस होंगे। वो किस में प्रोड्यूस होंगे, पेयर में। फिर मैंने आपको बताया स्ट्रेंज पार्टिकल का जब भी डिके होगा तो वो हमेशा वीक इंटरेक्शन जाएगा। तो प्रोड्यूस्ड, पहली बात तो स्ट्रेंज इंटरेक्शन को मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेंज पार्टिकल जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होगा, और उसका जो डिके होगा वो किससे होगा, वीक इंटरेक्शन से उसका डिके होगा। तो ये किससे प्रोड्यूस होगा, स्ट्रॉन्ग से, और डिके किससे होगा, इसका वीक से। तो जब भी स्ट्रेंज पार्टिकल का डिके होगा तो वो किस में जाएगा, वीक इंटरेक्शन में जाएगा, ठीक है, वीक इंटरेक्शन में जाएगा। जैसे कि हमने अभी जो एग्जांपल पढ़ा था सिग्मा नॉट, और फिर उसके बाद लैम्बडा और गामा, तो वहां पर हमने देखा था वो किस में गया था, वो EM इंटरेक्शन में गया था। रीजन बीइंग कि यहां पर क्या आ गया, गामा आ गया। तो इस एग्जांपल को अगर छोड़ दो जहां पर गामा आ रहा है, जहां पर गामा आ रहा है, उसके अलावा जो भी स्ट्रेंज पार्टिकल है उनके जो डिके होते हैं वो किस में होंगे, वीक इंटरेक्शन में डिके होंगे। ये छोटी छोटी चीजें जो याद रखनी, ये एक्सेप्ट है यहाँ पर, है ना, इसको छोड़ना, एक्सेप्शनल केस है ये किस में जा रहा है, EM इंटरेक्शन में जा रहा है। फिर नेक्स्ट बात करें, जैसे कि आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, पाई प्लस और ये P है, और ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से यहां पर पहले बनाया, किसको बनाया, लैम्बडा। लैम्बडा कौन है, स्ट्रेंज पार्टिकल है। इसी तरह से केओन भी क्या है, स्ट्रेंज पार्टिकल है। अब इसका डिके कर रहे हैं,
पहले इसका प्रोडक्शन किया, तो प्रोडक्शन किससे हुआ? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से इसका प्रोडक्शन हुआ। फिर डिके हो रहा है इसका किससे? वीक इंटरेक्शन से। तो वीक इंटरेक्शन में क्या बन रहा है? P प्लस पाई माइनस और पाई प्लस प्लस पाई माइनस, तो ये वीक इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक फॉर्मूला आता है वो आपको याद रखना है, ग्लेमैन और निशिजिमा फॉर्मूला। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये क्या है? Q का मतलब है चार्ज, इक्वल्स टू I3 प्लस B प्लस S अपॉन 2। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा। Q इक्वल्स टू I3 प्लस B प्लस S अपॉन 2। B का मतलब है बेरन नंबर, S का मतलब है स्ट्रेंज नंबर और Q का मतलब है चार्ज ऑफ मल्टीप्लेट। चार्ज ऑफ मल्टीप्लेट, ठीक है, मल्टीप्लेट का चार्ज। तो पार्टिकल्स जो है हमारे पास, जैसे केओन है, तो केओन प्लस और जीरो, उसका स्ट्रेंजनेस नंबर होगा +1। सिग्मा और जो लैम्बडा है उनका जो स्ट्रेंजनेस नंबर होगा -1। काई में 2 है, काई माइनस और नॉट, उसका स्ट्रेंजनेस नंबर होगा -2। और जो ओमेगा है उसका स्ट्रेंजनेस नंबर होगा -3। इनके जो एंटी पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स, उनका जो स्ट्रेंजनेस नंबर है वो अपोजिट हो जाएगा, इनका अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के अंदर स्ट्रेंजनेस नंबर कंजर्व रहता है, और वीक इंटरेक्शन के अंदर यदि डेल्टा एस की वैल्यू 0 आ रही है तो लेप्टोनिक होगा, और अगर डेल्टा एस की वैल्यू 1 आ रही है तो हाइड्रोनिक होगा। कौन सा होगा? हाइड्रोनिक, है ना। हेड्रॉन से हाइड्रोनिक और लेप्टॉन से लेप्टोनिक। अगर डेल्टा एस 0 आ रहा है वीक इंटरेक्शन में तो वो लेप्टोनिक, और अगर 1 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोनिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो, हाइपरचार्ज। हाइपरचार्ज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, y इक्वल्स टू 2q बार, और जो यहां से हमने निकाला था एक फॉर्मूला I3 इक्वल्स टू q माइनस क्यू बार। क्यू बार क्या था? मल्टीप्लेट्स का चार्ज था। तो मल्टीप्लेट्स का चार्ज था, तो यहां से इस क्यू बार को हम ऐसे भी लिख पा रहे थे q माइनस I3। फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, निशिजा फॉर्मूला, उसमें हमने देखा q इक्वल्स टू क्या है? I3 प्लस b प्लस s अपॉन 2, ये है। तो Q माइनस I3 जो है, यहां पर इसको लिख दिया मैंने Q माइनस I3, ये लिख दिया Q माइनस I3 किसके बराबर है? Q बार के बराबर। और यहां से Q माइनस I3 किसके बराबर हो गया? यहां से Q माइनस I3 बराबर हो गया B प्लस S अपॉन 2। तो ये Q बार की वैल्यू अगर मैं यहां डाल दूं B प्लस S अपॉन 2, Q बार की वैल्यू किसके इक्वल डाल दूं? B प्लस S अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो हाइपर चार्ज है उसको B प्लस S से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। किससे लिखा जा सकता है? B प्लस S से भी लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए न्यूक्लियन फैमिली की बात करें, तो न्यूक्लियन की जो फैमिली है उसके अंदर कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इनका जो एवरेज चार्ज हो गया, वो एवरेज चार्ज कितना हो गया? 1 प्लस 0 अपॉन 2। भाई 1 प्रोटॉन का चार्ज हो गया, 0 किसका चार्ज हो गया? न्यूट्रॉन का। और एवरेज निकाल रहे हो तो 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका जो हाइपर चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। पायोन फैमिली में कितने हैं? 3 है, एक है पाई प्लस, एक है पाई नॉट और एक है पाई माइनस। तो इसका जो एवरेज चार्ज होगा वो कितना होगा? 1 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन 3। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 0 अपॉन 3, यानी कि 0 हो गया। तो इसका जो हाइपर चार्ज है वो कितना हो गया? 0 हो गया। जो हाइपर चार्ज है वो कंजर्व रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, और वीक इंटरेक्शन में ये कंजर्व नहीं रहेगा। वीक इंटरेक्शन में ये कंजर्व नहीं रहेगा। ज्यादातर जो है वो वीक इंटरेक्शन में फेल होंगे। नेक्स्ट, पैरिटी के लिए कम्यूटेटर रिलेशन में लिखे हम, तो यहां से लिखा जाता है H P का कम्यूटेशन किसके बराबर आता है? 0। P मतलब पैरिटी और H का मतलब हैमिल्टन्स। तो ये याद रखना, क्वांटम में भी हम पढ़ते हैं, क्वांटम में भी आपको मैंने पढ़ाया होगा। तो H P का जो कम्यूटेशन है वो कितना होगा? 0 होगा। तो P इसमें क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। P का मतलब है पैरिटी होगी। पैरिटी जो कंजर्व रहेगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंजर्व रहेगी, वीक में कंजर्व नहीं रहती है। इसलिए बीटा डीके के अंदर पैरिटी का हम ये मान के चलते हैं वहां पर कंजर्व नहीं होती है। कई बार क्वेश्चन भी आता है, मैंने आपको बताया भी है कि बीटा डीके के अंदर पैरिटी कंजर्व नहीं होती है। फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर पैरिटी के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं कि जैसे डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर पैरिटी का इफेक्ट क्या पड़ेगा? वो उसको चेंज करेगी। भाई पैरिटी क्या है? रिवर्सल ऑफ कोऑर्डिनेट और टाइम। यही तो है कि x को -x लिख दो, t को -t लिख दो। तो डिस्प्लेसमेंट है r को क्या लिख दिया? माइनस लिख दिया, तो वेरिएंट है, यानी कि वेरी कर देगी उसको। मोमेंटम जो है वो वेरिएंट होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम क्या लिखा जाता है? m dr अपॉन dt। तो r वेरी होगा तो मोमेंटम वेरी होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या लिखा जाता है? r क्रॉस p। तो ये दोनों वेरिएंट है, तो एंगुलर मोमेंटम की सेहत पर पैरिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो पैरिटी के लिए क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा।
ठीक है, ये याद रखना। पैरिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम पर इनवेरिएंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवेरिएंट रहेगा अंडर पैरिटी ऑपरेशन। पैरिटी ऑपरेशन में मैग्नेटिक फील्ड भी इनवेरिएंट रहेगा। इसको मैंने नोट भी लगा के लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि अंडर पैरिटी ऑपरेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएंट और इनवेरिएंट। तो एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों क्या होंगे, इनवेरिएंट होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, वेरिएंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहां पर लिखा है पाई प्लस और पी, यहां पर लिखा है लैम्डा नॉट और के ऑन। पैरिटी इनकी आपको कुछ की याद करनी पड़ेगी भाई। तो पाई प्लस की जो पैरिटी है वो -1 है, और जो प्रोटॉन है उसकी पैरिटी है 1। ठीक है, प्रोटॉन की पैरिटी है 1, लैम्डा की पैरिटी 1 है और के ऑन की पैरिटी -1 है। पैरिटी का नेचर क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि यहाँ पर ऐड नहीं कराना है, यहाँ पर आपको इनको मल्टीप्लाई कराना है। तो इनिशियल पैरिटी निकालो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, -1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ गया, -1 आ गया। फाइनल पैरिटी भी -1 है, इनिशियल पैरिटी भी कितनी है, -1 है। तो चेंज इन पैरिटी कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब ये क्या है, कंजर्व है। पैरिटी नेचर में कैसी होती है, मल्टीप्लिकेटिव। इनको क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, ऐड नहीं करना है। जैसे वहां पर निकाल रहे थे टोटल स्पिन के केस में, आप उसका समेशन कर रहे थे, अलजेब्रिक समेशन, वो यहां नहीं करना है, यहां पर मल्टीप्लाई करना है। पैरिटी के लिए हमने कल भी बात की थी, पैरिटी अगर आपको निकालनी है नेट तो वो क्या होती है, ऑर्बिटल इनटू इंट्रिंसिक। ऑर्बिटल होता है -1 पावर एल, एल का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। इंट्रिंसिक यदि बोसोन है तो उसके लिए नेगेटिव होगी, और फर्मियोन है तो उसके लिए पॉजिटिव होगी। फर्मियोन है तो उसके लिए पॉजिटिव होगी, बोसोन है तो उसके लिए नेगेटिव होगी। अब प्रोटॉन जो है वो क्या है, फर्मियोन है, तो फर्मियोन है तो फर्मियोन के लिए पैरिटी प्रोटॉन के केस में मैंने कितनी लिखी, +1 लिखी। ठीक है, इसी तरह से जो लैम्डा है जो वो है वो भी फर्मियोन है। केओन जो है और जो पायोन है ये सारे क्या होते हैं, बोसोन्स होते हैं। ये मैंने आपको लिखवाया भी हुआ है, नहीं लिखवाया तो इनके नंबर से पकड़ते हुए चलना और याद हो जाएंगे वहां से। तो ये जो भी जो लिखी हुई है पैरिटी, ये इंट्रिंसिक पैरिटी लिखी हुई है। +1 जो फर्मियोन है, न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इनके केस में जो पैरिटी आएगी वो आएगी +1। लैम्डा हो गया वो +1 में देगा। और जो भी बोसोन्स होंगे, बोसोन में पायोन्स हो गए सारे, केओन्स हो गए, पायोन हो गए, केओन हो गए, इन सब की पैरिटी क्या होगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चार्ज कंजक्शन। चार्ज कंजक्शन का मतलब है कोई भी जो चार्ज है उसका ऑपोजिट चार्ज अगर आप लिख पा रहे हो, ऑपोजिट चार्ज लिख पा रहे हो किसी ऑपरेशन के अंदर, ठीक है, जिसमें जो पार्टिकल है उसको उसके एंटी पार्टिकल से रिप्लेस कर दें और नेट चार्ज की वैल्यू सेम रहे। पार्टिकल को उसके एंटी पार्टिकल से रिप्लेस कर दे और नेट चार्ज की वैल्यू सेम रहे, तो उसको हम कहते हैं चार्ज कंजक्शन या चार्ज पैरिटी। चार्ज कंजक्शन या चार्ज पैरिटी, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो यदि किसी रिएक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो सेम रहे चार्ज कंजक्शन अप्लाई करने के बाद भी, तो हम उसको कहते हैं चार्ज कंजक्शन सिमेट्री। यदि किसी रिएक्शन में जो प्रोबेबिलिटी है उसके सेम रहने की वो सेम रहे, उसमें चार्ज कंजक्शन अप्लाई कर दें तो भी वो सेम रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज कंजक्शन सिमेट्री कहते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है पाई प्लस का चार्ज कितना है, 1। यहां पर है म्यू प्लस का जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। और ये लिखा है न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो, तो यहां चार्ज कितना आएगा, 0। तो यहां कितना चार्ज हो गया, यहां हो गया 1 और यहां पर भी 1। इसका कंजक्शन किया हमने, कंजक्शन किया तो यहां पर -1, यहां पर भी -1 और ये तो 0 हो गई, तो भी क्या है, सेम है ना भाई। इस इक्वेशन की सेहत पर फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। नेट चार्ज की वैल्यू कितनी आई, 1 आई यहां पर, और यहां पर भी नेट चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आई, सॉरी, और यहां पर भी नेट चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। तो जो इसको मैंने नाम दिया चार्ज कंजक्शन पैरिटी, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, +-1 होती है। और इसकी पैरिटी निकालने का तरीका क्या होता है, C = -1 L + S। L का मतलब है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, S का मतलब है स्पिन मोमेंटम। L का मतलब है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, S का मतलब है स्पिन मोमेंटम। टाइम रिवर्सल, जिस तरह से चार्ज कंजक्शन है जिसमें आपने चार्ज को रिप्लेस कर दिया, उस पार्टिकल को रिप्लेस कर दिया एंटी पार्टिकल से, इसी तरह से यहां पर जैसे हमने पैरिटी में देखा कि जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसको हमने चेंज किया, इसी तरह से यहां अगर हम टाइम को रिवर्स कर दें, यानी कि इक्वेशन को उल्टा चला दें, तो हमें अगर सेम रिजल्ट मिल जाता है तो उसको हम टाइम रिवर्सल या टाइम पैरिटी कहते हैं। एग्जांपल के लिए एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है, उन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है फोटोन।
दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, उनको मिल रहे हैं फोटोन। इसको पेयर एनिहिलेशन भी कहते हैं, पहले भी देखा है हमने। तो इसका अगर रिवर्स करें तो जो फोटोन्स है उनसे क्या मिलना चाहिए, हमें पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, जो कि मिलता भी है, हमने देखा भी है, हाई एनर्जी के ऊपर मिलते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम नाम देते हैं टाइम रिवर्सल या टाइम पैरिटी। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम नाम देते हैं टाइम रिवर्सल या टाइम पैरिटी। जिस तरह से हमने देखा पैरिटी के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी वेरिएंट होती है, इनवेरिएंट होती है, ठीक उसी तरह से टाइम के लिए भी कुछ क्वांटिटीज वेरी इनवेरी होंगे। डिस्प्लेसमेंट का टाइम रिवर्सल पे कोई इफेक्ट, टाइम रिवर्सल का डिस्प्लेसमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इनवेरिएंट रहेगा। मोमेंटम चेंज होगा क्योंकि dx अपॉन dt है, तो वहां मोमेंटम वेरिएंट होगा। एंगुलर मोमेंटम की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r क्रॉस p आएगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p रहेगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा, पर मोमेंटम चेंज होगा, तो एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा, यहाँ पे वेरिएंट होगा। एक्सिलरेशन इनवेरिएंट रहेगा क्योंकि डबल d2x अपॉन dt2 है, तो dx अपॉन dt है, तो इनवेरिएंट वेरिएंट बन के क्या बन जाएगा, इनवेरिएंट। तो एक्सेलरेशन इनवेरिएंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट इनवेरिएंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवेरिएंट रहेगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वेरिएंट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड वेरिएंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आता ही जब है जब करंट का फ्लो होता है, यानी कि, और करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर वेरिएंट होगा, जबकि पैरिटी के केस में मैग्नेटिक फील्ड इनवेरिएंट था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवेरिएंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक चार्ज से डेवलप हो रहा है ना, रेस्ट में भी पढ़ा है तो उससे भी डेवलप हो रहा है, तो वहां पर टाइम का रोल नहीं आ रहा है। हाँ, अगर टाइम रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अलग बात है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हो रही है, तो ये इनवेरिएंट रहेगा। तो जो टाइम है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में कंजर्व रहेगा, जिस तरह से हमने पैरिटी कंजर्वेशन की बात की थी, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग जो इंट्रैक्शन है उसमें क्या था, कंजर्व था। नेक्स्ट सीपी वायलेशन। सीपी वायलेशन इन केओन डीके। केओन हमने दो लिए यहां पर, एक केएस और एक केएल। केएस का मतलब है शॉर्ट लेंथ, शॉर्ट लिव्ड केओन, और इसका जब डिके होगा तो ये 2 पायोन्स में कन्वर्ट होगा। शॉर्ट लिव्ड केओन, इसका जब डिके होगा तो ये 2 पायोन्स में कन्वर्ट होगा। इसी तरह से केएल लॉन्ग लिव्ड केओन, इसका जब डिके होगा तो ये 3 पायोन्स में कन्वर्ट होगा। शॉर्ट 2 पायोन में और लॉन्ग 3 पायोन्स में कन्वर्ट होगा। सीपी केएस, ये क्या बनाएगा, केएस नॉट, ठीक है। एक केस में कैट फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, ब्रैकेट नोटेशन जो होता है तो कैट नोटेशन में लिखा हुआ है। इसी तरह से सीपी को ऑपरेट कराएंगे जब केएल पर, तो ये बनाएगा माइनस केएल। यहां पर ये बना रहा है माइनस केएल और यहां पर बना रहा है ये प्लस में, तो इसकी जो आइगन वैल्यू है वो आ रही है +1, इसकी आइगन वैल्यू आ रही है कितनी, -1। फिर एक थ्योरम आती है हमारे पास, सीपीटी थ्योरम, जिसको एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ में माना जाता है। सी का मतलब होता है चार्ज कंजक्शन, पी का मतलब होता है पैरिटी और टी का मतलब होता है टाइम रिवर्सल। सी का मतलब होता है चार्ज, पी का मतलब होता है पैरिटी और टी का मतलब होता है टाइम रिवर्सल। ये याद रखना, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है फॉर्मूला कि व्हाट स्टैंड्स फॉर सी, व्हाट स्टैंड्स फॉर पी और व्हाट स्टैंड्स फॉर टी। तो कंबाइंड ऑपरेशन जो होगा सीपीटी का, वो हमेशा कंजर्व रहेगा, यानी कि सीपीटी ऑन एलएचएस इज इक्वल्स टू सीपीटी ऑन आरएचएस। सीपीटी भी नेचर में मल्टीप्लिकेटिव होती है, यानी कि इसको ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऐड नहीं करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें डेल्टा आई कंजर्व रहेगा, डेल्टा एस भी कंजर्व रहेगा, डेल्टा आई 3 यानी कि I3 कंपोनेंट, पैरिटी कंजर्व रहेगी, उसमें चार्ज कंजक्शन कंजर्व रहेगा और टाइम रिवर्सल भी कंजर्व रहेगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग के अंदर सारे ही कंजर्व रहते हैं। जब हम ईएम की बात करते हैं तो वहां पर जो डेल्टा आई है, यानी कि आइसोस्पिन, वो कंजर्व हो भी सकता है और नहीं, आइसोस्पिन कंजर्व नहीं होगा जब हम स्ट्रॉन्ग ईएम कंजर्वेशन की बात करते हैं, इंट्रैक्शन की बात करते हैं, बाकी सारे कंजर्व होंगे। जब हम वीक इंट्रैक्शन की बात करते हैं, वीक इंट्रैक्शन में भी आई कंजर्व नहीं होगा। स्ट्रेंजनेस जो है वो कंजर्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। डेल्टा एस जीरो भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। 0 आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक और 1 आएगा तो हेड्रोनिक। I3 कंजर्व नहीं होगा, पैरिटी कंजर्व नहीं होगी, चार्ज कंजक्शन कंजर्व नहीं होगा और टाइम रिवर्सल भी कंजर्व नहीं होगा। ये सबके लिए लिखा है एक टेबल बना के। न्यूक्लियन और न्यूक्लियन मीसोन इंट्रैक्शन जो होते हैं वो किससे होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से होते हैं।
यदि किसी रिएक्शन के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रहा है या एमिशन हो रहा है फोटोन का, तो इसका मतलब वो किसके थ्रू जा रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू जा रही है। वो मैंने आपको शुरू में बताया अभी। स्ट्रेंज जो पार्टिकल्स होंगे उनका इंटरेक्शन हमेशा वीक, उनका जो इंटरेक्शन है वो हमेशा वीक इंटरेक्शन के थ्रू होगा, एक्सेप्ट जो हमने एक इक्वेशन लिखी थी जिसमें फोटोन आ रहा था, फोटोन। तो फोटोन जब भी आएगा तो उसका इंटरेक्शन किसके थ्रू होगा, ईएम के थ्रू होगा। स्ट्रेंज पार्टिकल का डिके जो होगा हमेशा किसके थ्रू होगा, वीक इंटरेक्शन के थ्रू होगा। ये हमने शुरू में बात भी की थी। कुछ क्वेश्चन अब हम करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में बोला गया है द डोमिनेंट इंटरेक्शन अंडरलाइंग द फॉलोइंग प्रोसेस। ये यहाँ पर 3 हमें इक्वेशन लिख के दी हुई है। हमें ये बताना है कि इनमें से जो ऑर्डर है डोमिनेंस का, कि कौन सा पहले आएगा, ए में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है या बी में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है या सी में है, ये हमें बताना है। तो पहली इक्वेशन लिखी हुई है हमारे पास, यहाँ पर के ऑन, यहाँ पर पी है, यहाँ पर सिग्मा है और यहाँ पर पाई प्लस है। तो सबसे पहले के ऑन लिखा हुआ है ए, हाँ के ऑन, और यहाँ पर पी है, यहाँ सिग्मा प्लस है और यहाँ आई है। तो इनके आइसोस्पिन हम निकाल लें। तो के ऑन जो है उसका आइसोस्पिन कितना आएगा, उसका आइसोस्पिन आएगा 1/2। भाई 2 है ना हमारे पास, एक है के प्लस और एक है के नॉट। यहाँ पर के, ये प्लस करो यार, ये गलत लिखा हुआ है, के प्लस, हाँ के प्लस करो इसको, यहाँ पर भी के प्लस करो, के माइनस तो है ही नहीं ना, के प्लस। तो के प्लस, तो के प्लस का जो स्पिन आएगा वो कितना आएगा, 1/2 आएगा। और प्रोटॉन का स्पिन कितना आया, 1/2। इसी तरह से सिग्मा का जो टोटल आइसो स्पिन आएगा वो कितना आएगा, 1, और पायोन का भी आइसो स्पिन कितना आएगा, 1। तो यहां पर आपके पास 2 वैल्यू बनेगी, एक तो 1/2 माइनस 1/2 0 हो जाएगा, और एक 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर आपके पास कितनी वैल्यू बनेगी, 1 - 1 0 और 1 + 1 2, यानी कि 0 से 2 तक, 0 1 2। तो 0 1 एक वैल्यू हो गई और 0 1 2 एक वैल्यू हो गई। तो डेल्टा आई की वैल्यू 0 - 0 0, 1 - 1 0। तो यहाँ 0 बन रही है, और 0 बन रही है तो ये कौन सा इंटरेक्शन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर एक इक्वेशन लिखी हुई है सी इक्वेशन। सी इक्वेशन में सिग्मा प्लस का डीके हो रहा है। सिग्मा प्लस क्या है, स्ट्रेंज नंबर है, और स्ट्रेंज नंबर आते ही मैंने आपको बताया था किस में जाएगा, ये तो वीक इंटरेक्शन में जाएगा। तो सी में तो हर हालत में कौन सा आएगा, वीक इंटरेक्शन आएगा। तो सी का वीक इंटरेक्शन जहां लिखा है वो सही है, बाकी को जो काटो। तो यहां पर ये जो सी ऑप्शन है तो गलत हो गया। ए का हमने देखा कि किसके थ्रू जा रहा है, स्ट्रॉन्ग के थ्रू जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बी में चेक करना है ईएम आएगा या वीक आएगा। बी में क्या लिखा हुआ है, म्यू माइनस म्यू प्लस के माइनस के प्लस। ये के माइनस क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ ये इसको आप के नॉट करो, ये माइनस लिख दिया, बैलेंस करने के लिखा होगा। म्यू माइनस कितना हो गया, इसका आइसो स्पिन कितना हो गया, इसका हो गया 0 म्यू माइनस का। म्यू प्लस का भी आइसो स्पिन कितना हो गया, 0 हो गया। म्यू ऑन का है ना, म्यू ऑन जो है उनके आइसो स्पिन कितने हो गए, 0 हो गए, 1 - 1। और के माइनस का के जो आइसो स्पिन हो गए वो कितने हो गए, के 1/2 और 1/2, यही होंगे उसके आइसो स्पिन। तो इसकी कितनी वैल्यू आएंगी, 0 1 2। ठीक है, कौन सी आएंगी, 0 1 2। तो यहाँ आई इनिशियल जो है उसकी वैल्यू, आई इनिशियल उसकी वैल्यू हो गई 0, और आई फाइनल की कितनी वैल्यू बनेगी, 1/2 माइनस 1/2, एक तो 0, और 1/2 प्लस 1/2 क्या वैल्यू हो गई, 1। तो 0 और 1 वैल्यू बनेगी। तो डेल्टा आई की वैल्यू यहाँ पर 0 भी बन रही है और डेल्टा आई की वैल्यू यहाँ पर 1 भी बन रही है। तो अगर 0 ले रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी है। ठीक है, 0 से ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी हो रहा है, वीक इंटरेक्शन तो ये नहीं है, और उसके अलावा ये ईएम इंटरेक्शन भी हो सकता है। तो बी जो हो गया ये स्ट्रॉन्ग और ईएम इंटरेक्शन दोनों होगा, जबकि ए जो है वो कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, और सी कौन सा हो जाएगा, वीक इंटरेक्शन हो जाएगा। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा, आ गया स्ट्रॉन्ग, ईएम और वीक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कौन सा, ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ स्पिन हाफ पार्टिकल ए अंडरगोज द डिके, ए चेंज हो रहा है किसमें, बी सी और डी में, वेयर इट इज नोन दैट बी एंड सी आर ऑल्सो स्पिन 1/2 पार्टिकल्स। ए की स्पिन जो है वो भी 1/2 है, और बी और सी की स्पिन भी जो है वो कितनी है, 1/2। द कंप्लीट सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज ऑफ द स्पिन ऑफ द पार्टिकल डी। तो डी की स्पिन के कंप्लीट सेट हमें लिखना है। तो यहां पर जो टोटल स्पिन बन रहा है वो 1/2 है ए में, LHS पर।
RHS में देखें तो 1/2 दिया हुआ है, 0 D का हमें नहीं पता है, तो 1/2 से 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक बनता है 0 और एक बनता है 1, 1/2 माइनस 1/2 और 1/2 प्लस 1/2। तो कहां से कहां तक, 0 से 1 तक 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब मान लो स्पिन जो है D की वो 1/2 है, ठीक है, तो A की स्पिन कितनी हो गई 1/2, B और C का कंबाइंड आपने लिख दिया, एक बार 0 और एक बार 1, और D की स्पिन अगर आप 1/2 लिख रहे हो तो पहले अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हो तो 0 माइनस 1/2 और 0 प्लस 1/2 से क्या रिजल्ट मिलेगा, 1/2 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, और यहां पर भी कितना है 1/2 है। तो अगर 0 1/2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो यहां पर 1/2 और यहां पर भी 1/2 है, तो ये अलाउड हो गया क्योंकि दोनों साइड इक्वल हो गए, तो नेट जो स्पिन है वो कितना हो गया, 0 हो गया। फिर अगर C वाला कॉम्बिनेशन बनाते हो तो C वाले कॉम्बिनेशन में बनेगा 1 और 1/2, यानी कि 1 माइनस 1/2 एक बनेगा और 1 प्लस 1/2 एक बनेगा, तो 1/2 और 3/2 बनेगा। 3/2 तो हमारे काम का नहीं है, 1/2 और 1/2, 1/2 अगेन यहां पर कौन सा हो गया, अलाउड हो गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा, अलाउड, यानी कि D की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं। फिर उसके बाद यदि D की वैल्यू को हम 1 लेते हैं, 1, तो 0 के साथ 1 का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो क्या क्या आएगा, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 1 में 1 देगा और 0 1 प्लस 1 में 1 देगा, तो 1 बन जाएगा, और LHS पर जो स्पिन है वो 1/2 है तो कंजर्व नहीं होगा, तो नॉट अलाउड आएगा। इसी तरह से दूसरा भी चेक करेंगे तो यहां पर नॉट अलाउड आ जाएगा, तो ये D इक्वल्स टू 1 होगा नहीं। फिर नेक्स्ट चेक करो 3/2, तो 3/2 चेक करोगे तो 0 और 3/2 का स्पिन क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा, उधर 1/2 है तो ये अलाउड नहीं होगा, है ना। तो 1/2 जो 0 और 3/2 वाले में वो अलाउ नहीं होगा, पर जब 1 के साथ बनाओगे तो 1 के साथ 1 माइनस 3/2 और 1 प्लस 3/2, 1 माइनस 3/2 1/2 बनेगा और 1 प्लस 3/2 5/2, यानी कि 1/2 3/2 5/2, पर 1/2 बैलेंस कर रहा है तो ये अलाउड हो जाएगा। तो इसका मतलब 3/2 भी है, वो भी क्या कर जाएगा, बैलेंस कर जाएगा। दैट मीन्स कि इसके जो हमारे पास पॉसिबल स्पिन बनेंगी वो कौन कौन सी बनेंगी, इसकी जब पॉसिबल स्पिन बनाओगे तो वो कौन कौन सी बनेगी, 1/2 और ये 1 तो कैंसिल ही हो गया, ये तो हटाओ, 0 1 होगा नहीं, 1/2 3/2 5/2 और 1/2 ओनली, अब 1/2 ओनली और फिर D। तो यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें जो D है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/2 3/2 फिर 5/2 को भी चेक कर लोगे तो ये इसकी क्या बन जाएगी, स्पिन बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द रिएक्शन 1D2 प्लस 1D2 टेंड्स टू 2He4 प्लस पाई नॉट कैन नॉट प्रोसीड बाय अ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बिकॉज इट वायलेट्स द कंजर्वेशन ऑफ। ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से क्यों नहीं प्रोसीड हो सकती, क्योंकि ये किसका कंजर्वेशन कर रही है, वो हमें किसके कंजर्वेशन को वायलेट कर रही है ये हमें बताना है। तो लिखा है 1D2 प्लस 1D2, तो इसका आइसो स्पिन अगर हम निकालें, क्या निकाले, आइसो स्पिन, तो इसका आइसो स्पिन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, 2He4 का आइसो स्पिन भी कितना होगा, 0 होगा, और पायोन का आइसो स्पिन कितना होता है, 1 होता है। D का मतलब हो गया ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का आइसो स्पिन 0, तो ये 2He4 यानी कि अल्फा पार्टिकल, उसका आइसो स्पिन कितना, 0। भाई अल्फा पार्टिकल तो एक ही है, तो m-1/2 मासिव एक ही हो गया, तो ये कितना हो गया, 1-1/2 0। आइसो स्पिन का निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1-1/2 0, तो ये भी 0 हो गया। तो आइसो स्पिन इसका कंजर्व नहीं है, आइसो स्पिन कंजर्व नहीं है, तो यहां पर किसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, आइसो स्पिन की वजह से। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो गेट के एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है पार्टिकल Y अंडरगोज स्ट्रॉन्ग डिके, द आइसो स्पिन ऑफ Y की आइसो स्पिन बतानी है हमें। पाई का जो आइसो स्पिन है, आइसो स्पिन ऑफ पाई माइनस, तो उसका आइसो स्पिन कितना होता है, 1 होता है। तो आइसो स्पिन ऑफ Y, अब आइसो स्पिन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव तो है नहीं, वो तो एडिटिव है, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कंसीडर बैरन नंबर एंड लेप्टन नंबर कंजर्वेशन लॉज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज आर अलाउड। पहली इक्वेशन जो है वो लिखिए P चेंजेस टू पाई नॉट प्लस पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो।
तो लेप्टॉन नंबर को चेक करो तो प्रोटॉन का लेप्टॉन नंबर 0, पायोन का लेप्टॉन नंबर 0, पॉजिट्रॉन का -1 और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का +1। तो यहां पर ये लेप्टॉन नंबर का कंजर्वेशन हो गया। बेरन नंबर का चेक करोगे तो प्रोटॉन का 1, पायोन का 0, पॉजिट्रॉन का 0 और इसका भी कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसका भी कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहां पर ये तो कंजर्व हो नहीं रहा, डेल्टा बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये तो नॉट अलाउड हो गया, ये जो है ये तो नॉट अलाउड हो गया। दूसरा वाला क्या लिखा है, E प्लस न्यू ई, तो ये मैं लिख लेता हूं E प्लस न्यू ई, और ये म्यू प्लस और न्यू म्यू, म्यू प्लस और न्यू म्यू। तो इसका लेप्टॉन नंबर चेक करो तो पॉजिट्रॉन का कितना होगा, -1, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का कितना होगा, +1। यहां पर कितना लिखा है, मुओन, एंटी मुओन का कितना होगा, -1, और मुओन न्यूट्रिनो का कितना होगा, +1 होगा। तो ये डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका बेरन नंबर चेक करेंगे तो बेरन नंबर सब में कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो डेल्टा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि ये कंजर्व हो गया, तो ये अलाउड हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। तो यहां पर हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि कौन सा अलाउड है कौन सा नहीं है, तो कौन सा सेकंड अलाउड है, तो ओनली सेकंड अलाउड। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज इज वायलेटेड इन द डिके। देखो अब जो एक तो होता है हमारे पास टोटल लेप्टॉन नंबर, अब टोटल लेप्टॉन नंबर के अंदर 3 और होते हैं, LE, फिर होता है L म्यू और एक होता है L टाउ। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर, इसको हम बोलते हैं मुओन नंबर, इसको हम बोलते हैं टाउन नंबर, इसको हम बोलते हैं टाउन नंबर। ठीक है, यदि हमारे पास टाउ माइनस लिखा है तो उसका जो L टाउ है यानी कि मुओन नंबर वो होता है +1, और यदि हमारे पास टाउ प्लस लिखा है इसको बोलते हैं एंटी टाउन। तो एंटी टाउन में जो L टाउ प्लस है वो कितना होता है, -1 होता है। इसके अलावा सबके लिए टाउन कितना होगा, 0 होगा, यानी कि अगर आपको L म्यू लिखा हुआ है तो उसका L टाउन नंबर निकालना है म्यू का, तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां लिखा है टाउ प्लस, तो टाउ प्लस का जो टाउन नंबर आएगा L टाउ प्लस वो कितना आएगा, -1 आएगा, और इनका सबका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मुओन का जो टाउन नंबर है वो टाउन नंबर मुओन का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टाउन नंबर में निकाल रहा हूं, टाउन नंबर, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक साइड तो 1 रहेगा माइनस और एक साइड कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब टाउन नंबर जो है वो वायलेट हो रहा है यहां पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन द डिके म्यू प्लस टेंस टू E प्लस न्यू E और +x, व्हाट इज x, x की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर इसको इक्वेशन को लिख लेता हूं मैं, म्यू प्लस, इसको लिखा E प्लस, ये हो गया न्यू E और ये हो गया x। तो इसका लेप्टॉन नंबर लिखते हैं हम, तो म्यू प्लस पे लेप्टॉन नंबर कितना होगा, -1 होगा, इलेक्ट्रॉन पर भी कितना होगा, -1 होगा, पॉजिट्रॉन हो गया, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा, +1 होगा। तो इसका हमें बताना है क्या होगा। तो -1 अब अगर मेरे को बैलेंस करना है, -1 लाना है, तो यहां पर -1 आना चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो हमें यहां पर एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके लिए उसका जो मुओन नंबर है वो कितना हो, -1 हो, क्योंकि यहां पर मुओन है, तो उसका जो मुओन नंबर है वो क्या हो, -1 हो, मुओन नंबर क्या हो, -1 हो, और जो मुओन नंबर है -1 वो किसका होगा, वो होगा मुओन एंटी न्यूट्रिनो का। मुओन एंटी न्यूट्रिनो का जो मुओन नंबर है वो क्या होगा, -1 होगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा, वो डी आएगा। ठीक है, तो यहां पर ये इक्वेशन बैलेंस तभी होगी जब यहां पर -1 आएगा। सवाल ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो लिखता हूं तो भी तो यहां पर -1 आएगा, तो भी ये बैलेंस हो सकती है, पर मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि डिके किसका हो रहा है, म्यू का हो रहा है। तो म्यू का हो रहा है तो न्यूट्रिनो निकल चुका है ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, तो एंटी न्यूट्रिनो साथ में नहीं निकलेगा, मुओन निकलेगा। तो मुओन आएगा तो वो भी कौन सा आएगा, एंटी मुओन, क्योंकि अगर
मुओन न्यूट्रिनो लिखोगे तो वो प्लस में आएगा, और प्लस वन में आएगा तो फिर ये कंजर्व नहीं होगी। और इस इक्वेशन को कंजर्व करना है तो यहां पर क्या रखना पड़ेगा, मुओन एंटी न्यूट्रिनो, तो वो क्या हो जाएगा -1, जो कि इक्वेशन हो जाएगी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग इंटरेक्शन फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ। तो यहां पर सिग्मा नॉट है और ये है लैम्बडा और ये है गामा। तो ये सबसे पहला तो मेरे को दिख रहा है ये ईएम इंटरेक्शन में आपको बता भी चुका हूं ऑलरेडी, ईएम इंटरेक्शन है, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, गामा आ रहा है। यहां पर क्या आ रहा है, गामा आ रहा है, गामा। फोटोन आ रहा है, फोटोन जब भी आएगा तो वो ईएम इंटरेक्शन होगा। बाकी कंजर्वेशन लॉस से अगर आपको चेक करना है तो इसके चार्ज कंजर्वेशन को चेक कर लो। चार्ज कंजर्वेशन को चेक करोगे तो इसका चार्ज होगा 0, और यहां पर भी चार्ज 0, यहां पर भी चार्ज 0। फिर इसका बेरेन नंबर चेक कर लो तो सिग्मा का कितना आएगा, -1, उसके बाद लैम्बडा का 1 और ये कितना होगा 0। लेप्टॉन चेक करोगे तो सबके क्या हो जाएंगे 0। स्ट्रेंजनेस नंबर चेक करोगे तो यहां बनेगा -1, यहां पर भी बनेगा -1 और ये 0। और अगर इसका आप हाइपर चार्ज नंबर निकालते हो तो हाइपर चार्ज क्या होता है, S+B, तो ये भी हो जाएगा 0 और ये 0, उसके बाद ये भी 0 और ये भी 0। तो यहां पर स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व हो रहा है, यहां पर स्ट्रेंजनेस नंबर भी कंजर्व हो रहा है, जबकि वीक इंटरेक्शन में स्ट्रेंजनेस जो है वो कंजर्व नहीं होता। और हमने ये बात की थी कि वीक इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रेंज कंजर्वेशन के थ्रू होगा। पर यहां पर और जो टाइम है, टाइम, वो टाइम लाइफ टाइम दिया हुआ है वो 10⁻⁻14 सेकंड्स का है, जो कि किसको अप्रोच कर रहा है, वीक इंटरेक्शन को कर रहा है। पर यहां पर फोटोन का इंटरेक्शन हो रहा है, फोटोन बन रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ईएम इंटरेक्शन आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। P + P -, 2P + 2P - और 2P नॉट, ये अलाउड है नहीं है तो चेक करना पड़ेगा। तो Q यानी कि चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू 1, यहां पर हो गया -1, ये हो जाएगा 2π+ का मतलब 2, ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहां पर डेल्टा Q की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। यहां पर डेल्टा Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर इसका बेरन नंबर चेक कर लो तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1, एंटी पार्टिकल है उसका बेरन नंबर -1 आ जाएगा। फिर ये पायोन का तो कितना हो जाएगा, 0, 0 और 0, तो यानी कि डेल्टा B भी क्या हो गया है, 0 हो गया है। इसका स्ट्रेंजनेस नंबर चेक करोगे तो यहाँ 0, 0, पाई में 0 ही आएगा सब जगह, तो स्ट्रेंजनेस नंबर भी कितना हो गया है, 0 हो गया है। फिर इसका आप हाइपर चार्ज चेक कर लो, S+B करो तो ये बनेगा कितना, 1, ये कितना बनेगा, -1, ये 0, 0 हो गए, तो ये भी क्या हो गया, कंजर्व हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, अलाउड हो गई, अलाउड। तो क्या हो गई, अलाउड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पाई माइनस प्लस पी और फिर लैम्बडा है और पाई नॉट है, ये फॉरबिडन है किसकी वजह से, तो चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहले चार्ज कंजर्वेशन चेक करो, -1 +1, यहां पर 0 और ये 0, तो डेल्टा क्यू कितना हो गया, 0 हो गया। फिर बेरन नंबर चेक करो, बेरन नंबर पाई का 0, इसका 1 +1 लगाओ यहां पर, और लैम्बडा का 1 और ये 0, तो इसमें डेल्टा बी भी क्या हो गया, कंजर्व हो गया। स्ट्रेंजनेस नंबर चेक करो, पाई माइनस का 0 और इसका जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ही ना, प्रोटॉन का स्ट्रेंजनेस नंबर कितना हो गया, 0 हो गया। इसका स्ट्रेंजनेस नंबर 0 हो गया। फिर लैम्बडा का स्ट्रेंजनेस नंबर कितना हो गया, -1, और इधर कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहां डेल्टा एस इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो गया, नॉट अलाउड। तो कौन यहां पर कंजर्वेशन को वायलेट कर रहा है, स्ट्रेंजनेस नंबर जो है वो वायलेट कर रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन अलाउ है कौन नहीं है, तो पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेक करो, पहली इक्वेशन के लिए मैं चेक कर रहा हूं, तो Q की वैल्यू 1, 0, 0, 1, तो ये डेल्टा Q हो गया 0। फिर बेरन नंबर चेक करो, तो 0, ये 1, यहां पर 1 और यहां पर 0, तो ये भी कितना हो गया, डेल्टा B इक्वल्स टू 0। फिर स्ट्रेंजनेस चेक करो, तो स्ट्रेंजनेस में 0, 0, -1 और ये हो गया +1, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये तो अलाउड है, ये क्या हो गई, अलाउड। फिर ये सेकेंड इक्वेशन चेक करो, सेकेंड इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर Q की वैल्यू चेक करो पहले, 1, 0, ये 0 और +1, तो ये डेल्टा Q हो गया 0, तो ये अलाउड है।
बेरन नंबर चेक करो तो 0 + 1, के नॉट का जो बेरन नंबर है वो 0 और ये भी 0, तो ये डेल्टा बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये अलाउड नहीं है ना, तो ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड आ गया। तो इसका कौन सा अलाउड है, केवल फर्स्ट अलाउड है, सेकंड अलाउड नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस कर रहे हैं पार्टिकल फिजिक्स के, और जितने ज्यादा करोगे उतने ज्यादा फायदे में रहोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा फायदे में रहोगे।